जंतुओं एवं मानव के पोषक पदार्थ के पहले वीडियो में हमने ऊर्जा प्रदायक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का डिटेल पढ़ा था। इस वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा होती क्या है। आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो ऊर्जा वाला पॉइंट है, इससे हर बार परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न आता है और वो जो प्रश्न हैं लगभग वही होते हैं, थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। बस हमें इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और 2-3 कंसेप्ट हैं, मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इन 2-3 कंसेप्ट को इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कोई 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट पॉइंट है ये ऊर्जा क्या होती है। तो वैसे तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जीवों में चलने फिरने उठने बैठने संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती है, इन सभी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए जो क्षमता या कैपेसिटी चाहिए उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। लेकिन आपको सरल शब्दों में जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो याद रखना है कि जीवों में ऊर्जा का मतलब होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक ऐसा एडिनोसिन जिसके साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए हो उसको हम ATP कहते हैं। और इसी को हम एनर्जी कॉइन या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी पूछा जाए कि जीवों में ऊर्जा का मतलब क्या है तो ATP। अब बात अगली, ये ATP बनती किससे है? तो ये ATP बनती है ADP के साथ फास्फेट के जुड़ने से। ADP मतलब एक ऐसा एडिनोसिन जिसके साथ 2 फास्फेट लगे हुए हो और एक फास्फेट और जुड़ जाएगा तो टोटल 3 फास्फेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ADP के साथ फास्फेट जुड़ेगा तो ATP बनेगा। ठीक है। अगली बात, ADP के साथ फास्फेट जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्योंकि रसायन विज्ञान में कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी के भी साथ ऐसे ही नहीं जुड़ता, उसको जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें मिलती है कि भोजन के रूप में जो ग्लूकोज ग्रहण किया है प्लस श्वसन में हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है, इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों के आपस में विक्रिया होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा ADP के साथ फास्फेट को जोड़ेगी और इस तरीके से ADP ATP में बदल जाएगा, जो कि हमारा एक एनर्जी कॉइन है। क्लियर है। अब हमारी अगली बात, रसायन विज्ञान में जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अभी ये ऑक्सीजन यहाँ पर किससे जुड़ रहा है? ग्लूकोज से, इसलिए हम इसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहेंगे। और ग्लूकोज को हम भोजन भी कह सकते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम भोजन का ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। अगली बात, ये जो अभिक्रिया यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो ये अभिक्रिया आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है, अर्थात आपके पाँव से लेकर के आपके सिर तक की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में ऑक्सीकरण यानी कि भोजन के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या ऊर्जा उत्पत्ति की अभिक्रिया होती है। क्लियर है। तो इन सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो इन सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा क्रमशः आंतों से और फेफड़ों से लाया जाता है। रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ले जाता है, फिर ये दोनों वहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है। अगली बात, कोशिका में भी कई सारी संरचना होती है, तो कोशिका में ये अभिक्रिया कहाँ होती है? तो पहले हम ये देखेंगे कि इस अभिक्रिया में कई सारे चरण होते हैं। उनमें से जो पहला चरण है यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आपस में जुड़ने की जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कई सारे चरण हैं, और उसमें जो पहला चरण है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ये वाला चरण कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। और बाकी की जो शेष चरण हैं जिन्हें हम क्रेब चक्र तथा ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इस तरीके से फाइनली ऊर्जा अर्थात ATP का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जहाँ पर भी ऊर्जा बनती है उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? पावर हाउस, शक्ति ग्रह। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। इस कंसेप्ट में मैंने कुछ छोटे छोटे फैक्ट बना रखे हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने एनर्जी से रिलेटेड सारी बातें बताई है, आप इनको अच्छी तरह से समझें। फैक्ट नंबर पहला कि निम्न में से किस से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अभी तक हमने देखा था कि ऊर्जा प्रदायक कार्बोहाइड्रेट और वसा है, हमें तो ऊर्जा इन दोनों से मिलती है। लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऊर्जा किस से मिलती है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों से। समझ में आ रहा है? ऊर्जा हमें किस से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों से मिलती है। तो फिर प्रोटीन को हम ऊर्जा प्रदायक की श्रेणी में क्यों नहीं गिन रहे? इसलिए नहीं गिना क्योंकि प्रोटीन का मेन काम ऊर्जा बनाना नहीं है। प्रोटीन का मेन काम है शरीर निर्माण करना। तो
कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका मेन काम है शरीर निर्माण करना। इसलिए अगर परीक्षा में आ जाए कि क्या प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, तो उत्तर होगा हाँ। क्या प्रोटीन से ऊर्जा बनाना मेन काम है, तो उत्तर होगा नहीं, मेन काम उसका शरीर निर्माण करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फैक्ट फर्स्ट। अब फैक्ट नंबर सेकंड, ऊर्जा प्राप्ति की दृष्टि से भोजन अवयवों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है। यानी जो भी हमने अभी देखा कि हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है, तो इनमें से पहले हमें किससे ऊर्जा मिलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट पहले ऊर्जा देगा या वसा देगी या प्रोटीन, प्राथमिकता का क्रम क्या है। तो अच्छी तरह इस बात को भी समझ लो कि हमें सबसे पहले ऊर्जा जो भी हमने अनाज खाया उस अनाज यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए हमको रोज़ अनाज की ज़रूरत होती है। फिर अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो ऊर्जा मिलेगी वसा से, और अगर वसा भी नहीं हो तो फिर ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन से। ये प्राथमिकता का क्रम है। ये कई बार आ चुका है परीक्षा में प्रश्न, बहुत सरल है और बहुत अच्छा भी है। सबसे पहले हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, अगर हमने अनाज नहीं खाया यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वसा से मिलेगी, और वसा भी नहीं है तो फिर ऊर्जा हमें प्रोटीन से मिलेगी। क्लियर। अब इसमें भी कुछ छोटी मोटी उलझनें हैं जिनको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उसको भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वो प्रश्न भी परीक्षा में आ चुके हैं। ऐसा होता है कि जैसे आज दोपहर को आपको 2 रोटी की भूख थी और आपने 4 रोटी खा ली। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 2 रोटी का ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया आपकी बॉडी में, क्योंकि 2 रोटी का ग्लूकोज तो आपको चाहिए था और 2 रोटी का ग्लूकोज आपकी बॉडी में अतिरिक्त है। अब ये अतिरिक्त ग्लूकोज मैंने पहले बताया था कि अतिरिक्त ग्लूकोज जो है वो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन की प्रेरणा से ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे जंतुओं का या मानव का संग्रहित भोजन है, संरक्षित भोजन है, जो कि लीवर और मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है। क्लियर हुई बात कि आज दोपहर को आपको 2 रोटी की भूख थी और आपने 4 रोटी खा ली, तो 2 रोटी का ग्लूकोज अतिरिक्त हो गया। ये अतिरिक्त ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, और ये ग्लाइकोजन हमारे बैंक में जैसे पूंजी जमा होती है ना, वैसे ये डिपॉजिट के रूप में लीवर में जाकर के जमा हो जाएगा। अब कल्पना करें आपको शाम को खाना नहीं मिला और दूसरे दिन दोपहर तक भी खाना नहीं मिला, तो फिर ये ग्लाइकोजन वापस टूटेगा और टूट करके ग्लूकोज बनाएगा, और उस ग्लूकोज से फिर ऊर्जा, जैसे हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, उस तरीके से ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो ये ग्लाइकोजन हमारे लिए एक डिपॉजिट है। जैसे अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बैंक में से निकालेंगे, वैसे ही ये ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, यानी हम खाना नहीं खाएं शाम को और दूसरे दिन दोपहर तक का भी खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे पास में ग्लूकोज नहीं होगा, क्योंकि हमने खाना खाया नहीं है। अब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरत तो हमेशा बनी रहती है, तो ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज है नहीं, तो फिर वो ग्लाइकोजन जो हमने जमा कर रखा था यकृत में, लीवर में, वो ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकागोन हार्मोन की प्रेरणा में, और फिर वापस ग्लूकोज बनेगा, और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनती रहेगी। अब अगर फिर दूसरे दिन शाम तक भी खाना नहीं खाया और तीसरे दिन दोपहर तक भी खाना नहीं खाया, किसी वजह से आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ग्लूकोज तो खा नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट तो यानी अनाज तो आप खा नहीं रहे हो, ग्लाइकोजन जो आपने जमा कर रखा था लीवर में वो भी खत्म हो गया। अब ऊर्जा किससे बनेगी? अब ऊर्जा बनेगी वसा से। वही तो बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहले हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा फिर किससे मिलेगी? वसा से। यानी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वसा मतलब आपके शरीर की जो चर्बी है, वो चर्बी जो है वो गलेगी, और गलने से फिर ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी। क्लियर है? आपने देखा होगा कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उस पूरे एक तरीके से निस्तेज हो जाता है, उसके शरीर की जितनी भी ऊपर से चर्बी जमा होती है वो धीरे धीरे गल जाती है। क्यों गल जाती है? क्योंकि वो वसा या जो चर्बी है वो गल करके ग्लूकोज बना करके ऊर्जा बनाने में प्रयुक्त हो जाती है। अब आपने लंबे व्रत किए हैं, नवरात्रि के या पर्युषण के लंबे व्रत कर रहे हो, और आपने 5 दिन 6 दिन तक भोजन नहीं लिया, आपका पूरे शरीर की सारी वसा भी गल चुकी है, यानी आपकी सारी चर्बी भी गल करके ऊर्जा बना चुकी है, ख़त्म हो गई। अब आपके शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत है, तब क्या होगा? तब प्रोटीन काम में आएगा, ठीक है। अब जब 4-5 दिन तक आप भोजन नहीं लोगे, जब आपके कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी वसा ख़त्म हो जाएगी, तब जा कर के आपके शरीर की जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन यानी कि मांसपेशियाँ ये गलने लगेगी, और वो प्रोटीन गल करके फिर ग्लूकोज बनाएगा, और उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऊर्जा जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है, लेकिन सबसे पहले ऊर्जा हमें मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, अगर वो नहीं हो तो फिर वसा से, और वो नहीं हो तो फिर प्रोटीन से। तो ये हो गया हमारा फैक्ट नंबर 2।
चलिए फैक्ट नंबर 3 देखते हैं। ऊर्जा प्राप्ति की दृष्टि में सबसे समृद्ध भोजन अवयव कौन सा है? अभी हमने देखा 3 भोजन अवयव से हमें ऊर्जा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। लेकिन इन तीनों में से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिल रही है? यानी तीनों को हमने 1-1 ग्राम खाया और तीनों से अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा? तो देखो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रिच या सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है वसा। वसा के 1 ग्राम अणु से 1 ग्राम मात्रा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई कि हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और प्रोटीन तीनों से मिलती है। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई कि हमें सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से, फिर प्रोटीन से मिलती है। अब ये तीसरी बात है कि हमें इन तीनों में से ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? प्रति ग्राम कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाता है? तो वसा। वसा से 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4। आपको ये बात क्लियर होगी कि वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। अब फैक्ट नंबर 4 देखते हैं कि सर्दी के दिनों में जो खुराक की जाती है उस खुराक में घी के ही लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? यानी घी ज़्यादा क्यों खाया जाता है? तो इस बात को हम इस तरीके से समझेंगे कि घी में क्या होता है? वसा। ठीक है, और हमने देखा कि वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है, इसलिए हम सर्दी के दिनों में घी के लड्डू बनाते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में हमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि ठंड पड़ती है और ठंड से बचने के लिए ऊष्मा चाहिए और उस ऊष्मा को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा के लिए हमें, यानी ठंड से बचने के लिए हमें, ऊष्मा के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमें किससे सबसे ज़्यादा मिलेगी? वसा से। और वसा किस में होती है? घी में। इसलिए हम घी की खुराक या घी के लड्डू बनाते हैं। इसी टॉपिक का एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 3। इससे भी आप थोड़ा सा समझ लें, इसमें से भी प्रश्न आते हैं। तो ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो किससे मिल रही है? भोजन से। और भोजन आप किससे प्राप्त कर रहे हो? या तो किसी पौधे से या जंतु से। क्लियर है? अच्छा, वो जंतु या पौधे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तो जंतु तो किसी पौधे को खाएगा और पौधा जो होगा वो स्वपोषी होता है। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा और उस प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से फाइनली ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य के प्रकाश से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, अल्टीमेट स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा पौधे प्राप्त करेंगे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, और इन पौधों को छोटे जीव खाएंगे, जंतु खाएंगे, जैसे खरगोश वगैरह। फिर इनको बड़े जंतु खाएंगे और बड़ों को और उनसे बड़े जंतु, और ये जो है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा जो होती है वो इस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सूर्य से पौधों में और पौधों से जंतुओं में जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट थे सब समझ लिए हैं, और ये सारे कंसेप्ट परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वीडियो फर्स्ट और सेकंड में, उन सभी बातों से रिलेटेड प्रीवियस एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मानव में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन जो है, ये तो आप जानते हो कि मानव में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन होता है और पादपों का संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। तो मानव के जो संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन है वो कहाँ पर संग्रहित रहता है? वृक्क में, यकृत में, मांसपेशियों में, या यकृत और मांसपेशियों दोनों में? तो इसका सही उत्तर है यकृत और मांसपेशियों दोनों में। आप जानते हो अधिकतर संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में संग्रहित रहता है, लेकिन कुछ अवसरों पर यह मांसपेशियों में संग्रहित भी रहता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो गया यकृत और मांसपेशियाँ दोनों। प्रश्न 2। न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? न्यूक्लिक अम्ल आप जानते होंगे, ये डीएनए आरएनए जो होते हैं इनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो डीएनए आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो पढ़ा था हमने कि जो मोनोसेकेराइड होती है उस मोनोसेकेराइड में जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज, ये डीएनए आरएनए में पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, ये दोनों कौन सी शर्करा हैं? पेंटोज हैं, क्योंकि इनमें 5 कार्बन है और इस 5 कार्बन वाली जो शर्करा है ये शर्करा न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शर्करा शहद का प्रमुख घटक है? तो शहद कौन सी शर्करा में पाई जाती है?
शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लाइकोजन नहीं, ये तो मानव का संग्रहित भोजन है। लैक्टोज ये दूध में होती है। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बनने वाली सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदायक है। फ्रक्टोज, क्लियर हो गई बात? फ्रक्टोज जो है वो शहद में, यानी मीठी जो फल हैं या मीठा जो शहद वगैरह जो होते हैं इनमें फ्रक्टोज होती है, प्राकृतिक चीज़ में। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी ऊर्जा हमें किससे मिलती है? अभी पूरा ऊर्जा का टॉपिक हमने पढ़ा, तो हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। किससे मिलती है? ग्लूकोज से। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है, यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको किस रूप में रिजर्व रखा जाता है, पुनः संग्रह रखा जाता है? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर है ग्लाइकोजन। हमको पता ही है, ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में और पादपों में स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? समृद्ध का मतलब होता है कि प्रत्येक ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होगी? 4 किलो कैलोरी। वसा से कितनी होगी? 9 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, और विटामिन से इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा हमें किससे प्राप्त हो रही है? वसा से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया वसा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्न में से फल शर्करा कौन सी है? फल शर्करा अभी बात की थी, जो शर्करा शहद में पाई जाती है वो ही फलों में होती है, इसलिए इसको हम फल शर्करा कहते हैं, और उसका उत्तर है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा? फ्रक्टोज। ठीक, निम्न में से ऊर्जा प्रदायक पोषक पदार्थ कौन सा है? ऊर्जा प्रदायक पोषक पदार्थ यानी ऊर्जा किससे मिलती है? क्या कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है? डेफिनेटली मिलती है। वसा से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। आज ही बात की हमने इसी टॉपिक में कि प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कब मिलेगी? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों नहीं हो तब। लेकिन ऊर्जा तो दे रहा है ना, इसलिए ये तीनों उपरोक्त सभी ऊर्जा प्रदायक पोषक पदार्थ हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? यानी सबसे पहले इनमें से जो 4 दिए गए, इनमें सबसे पहले हमारा शरीर किसको ऊर्जा बनाने के रूप में काम में लाएगा? तो हमने आज ही पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसको काम में लाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर वसा को, और फिर वसा नहीं है तो लास्ट में प्रोटीन को, और विटामिन से ऊर्जा मिलती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए, एक तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो किससे मिल के बनती है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ रखा है, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। ठीक है, दूसरा माल्टोज, ये भी डाइसैकेराइड है, इसको भी हमने पढ़ रखा है, और ये माल्टोज किससे मिलकर बनती है? एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनती है। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सुक्रोज, ये भी अब डाइसैकेराइड है, हमने पढ़ रखा है, ये फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज, ये भी सही है। इस प्रकार से तीनों सही है, उपरोक्त सभी। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, माल्टोज दोनों 2 ग्लूकोज अणुओं से, और सुक्रोज एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलकर बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो ये तो हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ रोग होता है। लेकिन इस डायबिटीज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? डायबिटीज़, मधुमेह में विज्ञान की भाषा में जो इंसुलिन की कमी से होती है उस डायबिटीज़ को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, डायबिटीज़ मेलिटस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, एक दूसरी डायबिटीज़ है, नीचे लिख रखी है, वो उससे कभी कंफ्यूज मत होना, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है, और उस हार्मोन का नाम है ADH। उस हार्मोन का क्या नाम है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसकी कमी से ये रोग होता है, इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, और डायबिटीज़ इंसिपिडिस ये ADH जो कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है उसकी कमी से होता है। मिक्सिडीमा रोग ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और होशिमाटा ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ATP का उत्पादन कहाँ होता है? बिल्कुल सरल, अभी इस वीडियो में पढ़ा है हमने। ATP का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पादपों के संग्रहित भोजन का नाम बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न, हमने पढ़ रखा है। जंतुओं के संग्रहित भोजन का नाम ग्लाइकोजन है। जंतुओं के संग्रहित भोजन का क्या नाम है? ग्लाइकोजन। और पादपों के संग्रहित भोजन का नाम क्या है? स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। पादपों के संग्रहित भोजन का नाम स्टार्च है। उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट से कीटों का बाह्य कंकाल बनता है? कीटों का बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट, ये किसके बनता है? तो वो हमने पढ़ा ही है इससे पहले वाले वीडियो में। एक पॉलीसेकेराइड है, 4 पॉलीसेकेराइड पढ़ी थी हमने, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो ये मिलकर किससे बनता है? काइटिन से। ठीक है, कीटों का बाह्य कंकाल किससे बनता है? काइटिन से। अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड को हमने पढ़ा था। स्टीरॉयड कुछ हार्मोन बनाने में और विटामिन डी बनाने में काम आता है, जैसे लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इनको बनाने में काम आता है। तो ये स्टीरॉयड एक्चुअल में है क्या? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये विटामिन है, या प्रोटीन है, या वसा है? तो हमने इसको पढ़ा था, ये एक तरीके का लिपिड है, अर्थात ये एक तरीके का वसा है। स्टीरॉयड क्या है? वसा है। क्लियर? चलिए सर, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? सेल्यूलोज। इसका आंसर ए है, सेल्यूलोज। वो ऐसे क्योंकि हम जानते हैं सेल्यूलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनाने में काम आता है। और संसार में बहुत सारे पादप हैं, सभी पादप कोशिकाओं के बने हुए हैं, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होगी, तो कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होगा, तो डेफिनेटली सेल्यूलोज इस संसार में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक और पादप इन दोनों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्रमशः बताना है। तो अभी मैंने बताया पादप कोशिका भित्ति तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये अभी क्लियर हो गई आपको बात। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर हो गया सी, काइटिन और सेल्यूलोज। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वसा के संबंध में गलत क्या है? तो पहला सेंटेंस है, क्या वसा जल में विलय है? सोचिए आप। दूसरा सेंटेंस, क्या वसा को हम लिपिड की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं? तीसरा सेंटेंस, क्या ये ऊर्जा का सबसे समृद्ध पोषक पदार्थ है? और चौथा, क्या यह कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है? तो आप सोच करके बताइए। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। इसमें से ए गलत है, क्योंकि वसा जो होती है अर्थात तेल और घी जो होते हैं वो पानी में यानी जल में विलय नहीं हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। इसलिए पहला सेंटेंस गलत है, ये जल में अविलय है, अघुलनशील है। बाकी की जो 3 सेंटेंस हैं कि ये लिपिड को इस श्रेणी में कैटेगराइज की जाती है, बिल्कुल सही है, इसको लिपिड की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल, इससे हम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है प्रति ग्राम। और कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटीन के साथ में मिलकर के लाइपोप्रोटीन के रूप में कोशिका झिल्ली का गठन करता है, निर्माण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है? तो इसमें हमने देख रखा था अनाज, बिल्कुल अनाज में कार्बोहाइड्रेट होती है। मीठे पदार्थ, बिल्कुल इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। आलू और कंदमूल, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है, सारे अनाज में कार्बोहाइड्रेट होती है, मीठे पदार्थ में भी होती है और आलू और कंदमूल में भी होती है। इस तरीके से इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट को मानव में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको मानव पचा नहीं सकता? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको मानव पचा नहीं सकता? तो लैक्टोज ये तो दूध में होती है, पचा लेता है। स्टार्च जो जनरली आलू वगैरह सब में होती है उसको पचा लेता है। माल्टोज ये भी अनाजों में होती है, पचा लेता है। ये सेलुलोज जो होता है ना वो सूखी घास वगैरह में होता है, और ये वाला कार्बोहाइड्रेट हम नहीं पचा पाते। कोशिका भित्ति निर्माण में यही काम में आता है, ध्यान रखना आपको। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर नहीं पचा पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज से लाखों साल पहले इसको पचाने वाली जो संरचना थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम अपेंडिक्स या क्रमिरूप परिशेषिका कहते हैं, वो सक्रिय थी मानव में, और इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज को पचाती थी। आज भी हम में ये अपेंडिक्स मौजूद है, लेकिन अभी ये अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है। ठीक है, निष्क्रिय रूप में होती है, और वर्तमान में ये कोई काम नहीं करती। कभी कभी बढ़ जाती है, इसको डॉक्टर काट भी लेते हैं, तो भी हमारे शरीर पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर नहीं पचा पाता है, तो सेलुलोज। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? दूध में, तो दूध में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, बाकी सेलुलोज जो भी मैंने कोशिका भित्ति में होती है, स्टार्च पादपों का संग्रहित भोजन है, माल्टोज अनाज में पाई जाती है। क्लियर होगी बात। निम्न में से वसा का स्रोत कौन सा है? क्या घी में वसा होती है? डेफिनेट होती है, जितने भी चिकने पदार्थ इसमें होती है, जैसे घी में, तेल में, चर्बी में, तो इसका उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में
अतिरिक्त ग्लूकोज को संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन में बदलने वाले हार्मोन का नाम बताइए। यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन बदलता है, तो ये हमने पढ़ रखा है इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ये इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। क्लियर हो गई बात। इसी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ का मतलब यही होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में नहीं मतलब बदल पाता। यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन नहीं होता है, इसीलिए उसको इंस्टेंट भूख लगती है, तुरंत भूख, क्योंकि इसके पास ग्लाइकोजन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की बीटा सेल से। ठीक है, चलिए इसके साथ में एक हार्मोन और लिखा हुआ है ग्लूकोगोन। ये ग्लूकोगोन इंसुलिन का अपोजिट काम करता है। इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। ग्लूकोगोन जो है वो भी अग्नाशय की से ही स्रावित होता है, लेकिन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से, जबकि इंसुलिन बीटा कोशिका से। ठीक है, और ये ग्लूकोगोन क्या काम करता है, इंसुलिन का अपोजिट। अपोजिट का मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन तो हो गया इंसुलिन, तो ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है ना। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन काम करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ठीक है, और ग्लूकोगोन क्या काम करेगा, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा। ठीक है, बाकी ऑक्सीटोसिन दिए तो पीस ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है। वैसोप्रेशन ये भी पीस ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है, हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत सरल है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, हम सब जानते हैं एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक दो बार और भी आप इस वीडियो को रिवाइज करके देख लें और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लें। डेट्स ऑल।